राम राम भाई सारे आने। आप सभी का स्वागत है पब्लिक सर्वेंट रूल्स के एक नई वीडियो में। और आज जैसे कि आपको पता है हम लोग चैप्टर नंबर 5 देख रहे थे। चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 कवर हो चुका है, जिसमें रूल 133 तक हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे रूल 134 से। तो बिना किसी देरी करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। अभी तक मेरे पुराने वीडियोस में एक भी लाइक नहीं आया है, तो दैट इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग। पता नहीं आपको, ठीक है, आप अपना समय लीजिए, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। रूल 134 ऑफ चैप्टर नंबर 5 वर्क्स। अब रूल 134 में देखिए क्या बताता है कि अगर कोई ऐसा वर्क है जो किसी मिनिस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया है, तो उसे क्या किया जाएगा, उसको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में दे दिया जाएगा, CPWD में दे दिया जाएगा। इसके लिए कोई कहीं से पार्शियल फंड या लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट मानी 134 हमारे काम की नहीं है। अभी आते हैं 135 में। रूल 135 का क्लॉज 1 क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी काम होना है किसी डिपार्टमेंट में, तो उस काम को शुरू करना, उसको ऑथराइज़ करना, और ये काम किस प्रकार से होगा, तो वो ये सब की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है या प्रोसीजर है, उसको रूल, वो कौन सा रूल पर वो काम करेगा। तो उसके लिए अगर उनके डिपार्टमेंट में खुद कोई ना कोई रूल बने हुए हैं, तो वो उस रूल के तहत काम कर सकते हैं। यानी उन्होंने कोई SOP बनाई हो या कोई प्रोसीजर बनाया हो कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का वर्क्स होगा, चाहे माइनर हो, रिपेयर वर्क हो, तो उसको प्रोसेस कैसे करना है, वो इनिशिएट कैसे होगा, अप्रूवल कैसे लेना है, काम को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो अगर कोई भी रूल्स अगर वैसे बना है, तो वो मिनिस्ट्री वो रूल्स के तहत काम कर सकती है। 135 क्लॉज 2 का क्या कहना है? बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू की है। अब यहाँ वैल्यू तो फिक्स नहीं बताई गई कि कितने की, पर बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। तो उसमें क्या है, एक टीम बनानी होगी, उस जो भी मिनिस्ट्री या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट वर्क्स का काम करा रही है, तो उनको एक टीम बनाना होगा, प्रोजेक्ट टीम, जिनका काम ही ये होगा कि वो पूरी जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है उसी का काम वो देखेगी। हमारा जो प्रोजेक्ट है, जैसे सपोज मान लीजिए कोई एक नई हॉस्पिटल खुलनी है या कोई नई हाईवे बननी है, गवर्नमेंट की तरफ से बननी है, तो एक टीम, उनके डिपार्टमेंट से एक टीम बनेगी जिनको ये पूरी पावर दी जाएगी कि वो पूरे इस प्रोजेक्ट को देखें कि ये सही से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसमें ये भी चीज़ लिखा है कि उस टीम को कोई भी दूसरी ड्यूटी नहीं दी जाएगी, उनको डेडिकेटली ध्यान देंगे उस प्रोजेक्ट पर ही, उसके जो डेवलपमेंट्स हैं, उसके एग्जीक्यूशन सही हो रहा है कि नहीं, तो वो टीम उसी पर ध्यान देगी। तो ये 135 क्लॉज 2 में है। अब आते हैं रूल 136 क्लॉज 1 में। तो इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी काम या काम से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी एक डिपार्टमेंट को तब तक नहीं लेनी है जब तक, अब उसमें 3 पॉइंट्स, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ना आया हो। तो भाई कोई भी काम शुरू करना है, कोई भी वर्क्स अगर करना है, तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए। अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई, तो दूसरा क्या है, पैसे खर्चे करने के लिए सैंक्शन होना ज़रूरी है। तो हमने तो भाई एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले लिया कि हमें एक बिल्डिंग बनानी है, तो वो तो प्लान पास हो गया कि एक बिल्डिंग बननी है, पर भाई उसके लिए पैसे कितने चाहिए, पैसे कौन सैंक्शन करेगा, तो पहले फिर सैंक्शन होना ज़रूरी है। तीसरा क्या है, एक प्रॉपरली एक डिज़ाइन होना चाहिए, एक डिज़ाइन पूरा पास होना चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए कि कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट तैयार होगा या कैसे कैसे बिल्डिंग तैयार होगी, ठीक है। और चौथा क्या है कि एक एस्टिमेट आपको ले लेना है कि डिटेल्ड क्या क्या स्पेसिफिकेशंस उस बिल्डिंग की होंगी या उस वर्क्स की होंगी। अब ये आप स्पेसिफिकेशन कैसे लेंगे, तो इसमें रूल्स में बताया गया कि आप CPWD के जो रेट्स होते हैं उसे आप देख सकते हैं, कि उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ मेरा जो प्रोजेक्ट है या जो मेरी जो वर्क है वो इतने की लगभग हो सकती है। तो CPWD या कोई भी, चाहे सेंट्रल स्टेट की, पर CPWD स्पेसिफिकली उसके भी रेट चार्ट से मैच करके एस्टिमेट ले सकते हैं। ये सब होने के बाद ही, ठीक है। अब तो आप देखिए शुरुआत, देखिए अब ये फ्लो है कि हम कोई भी काम शुरू
नहीं करना है या काम की जिम्मेदारी शुरू नहीं ले लेनी है जब तक कि पहला फर्स्ट पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आना ज़रूरी है। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गया कि आपको ये काम कराना है, फिर पैसे सैंक्शन करानी है। तीसरा, एक प्रॉपर डिटेल डिज़ाइन बननी है कि अगर बिल्डिंग बननी है तो भाई इसकी डिज़ाइनिंग क्या होगी, कितने एकड़ में बनेगा, उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे होगा, बाकी सब कनेक्शंस कैसे होंगे। तो ये सब पूरी बात करनी है। अगर इसका कोई आइडिया नहीं है तो डिज़ाइन में पैसे भी जोड़े हुए कि भाई हमें एक गैरेज बनाना है तो उसके लिए इतना कॉस्ट लगेगा, तो ये अमाउंट बताएगा कौन। तो इसके लिए बोला गया है कि CPWD जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर सकते हैं कि वो उनका क्या रेट ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो उनसे एक आइडिया लग जाएगा। फिर 5वां में क्या बोला गया है कि पूरे साल में कितने फंड्स लगेंगे इसको कवर करने के लिए, वो फंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब ये सब हो गया तो आपको टेंडर इनवाइट करना है, रूल के तहत आपको टेंडर ही करना है, जो हमने पढ़ा था आगे 139 में भी देखेंगे कि ओपन टेंडर और लिमिटेड टेंडर करना है। फिर उसके बाद क्या है, जब टेंडर हो गया, फाइनल हो गए कि आपको इस वेंडर से ही काम कराना है, इसी कंपनी से काम कराना है, तो आपको फिर क्या करना है, वर्क ऑर्डर इशू करना है। तो ये पूरा प्रोसीजर वन रूल 136 क्लॉज 1 में है। 136 क्लॉज 2 में क्या है, तो बोला गया है कि मान लीजिए ये जो पूरा प्रोसीजर है ये कराने का समय हमारे पास नहीं है, बहुत अर्जेंसी है, कहीं ब्रिज टूट गई है या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें तुरंत बनानी है, हम इतना अप्रूवल का वेट नहीं कर सकते हैं। तो जो वहाँ के जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे जिनके पास ये पावर होगी कि कोई भी वर्क को अप्रूव करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करेंगे, वो काम शुरू करा सकते हैं ताकि वो अर्जेंसी में वो काम होता रहे, और साइड बाय साइड वो जो पूरा अप्रूवल प्रोसेस है वो भी वो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप ये सब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करा रहे हो, और फिर आपको अप्रूवल भी खुद ही लेना होगा। तो ये दोनों साइमल्टेनियस नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि हमने पहले काम कर लिया उसके बाद अप्रूवल लेना है, नहीं, आप इधर काम कराइए क्योंकि वो अर्जेंट है, उसे रोकना ज़रूरी नहीं है, और साथ साथ आप अप्रूवल के लिए भी ये जो बाकी प्रोसेस है वो भी आप करें। अब आते हैं रूल 136(3) में। अब मान लीजिए हमने एक प्रोजेक्ट हमने बनाया, हमें एक बिल्डिंग बनानी थी, हमने एक फ़ंड वगैरह ले लिए, सारा अप्रूवल वगैरह हो गया, सैंक्शन सब हो गया। अब कुछ एडिशनल ज़रूरत पड़ गई, तो भाई फ़ंड तो हमारे लिए उतना है नहीं। तब अगर मान लीजिए कि कोई डेवलपमेंट बीच में अगर काम शुरू हो रही है और हमें बीच में अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई और उसके हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो उसके लिए हम एक सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बना सकते हैं और वो हम अप्रूवल लेकर उसको सैंक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ 136 रूल ख़त्म होती है। आते हैं 137 में। अब बोल रहा है, इसमें रूल में क्या ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए आपको किसी चीज़ कोई वर्क का अप्रूवल लेना है। अप्रूवल के लिए हो सकता है कि जैसे एक होता है ना डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में, एक अथॉरिटी को एक लिमिट सेट होती है कि ये अथॉरिटी सिर्फ 1 करोड़ तक के ही काम्स को अप्रूव कर सकते हैं, उनसे ऊपर के लिए आपको सीनियर के पास जाना होगा, उससे ज़्यादा के लिए तो इनसे बचने के लिए आपको काम को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बताना है या टुकड़ों टुकड़ों में अप्रूवल नहीं लेना है। अब अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ तो बिल्डिंग के गैराज, पानी के उस कनेक्शंस, ये अलग अलग काम नहीं दिखाना है, ये सिंगल, दे आर पार्ट ऑफ जस्ट वन सिंगल वर्क। तो अप्रूवल से ऐसे हायर लेवल से अप्रूवल से बचने के लिए आपको काम को पीसमिल में नहीं दिखाना है। अगर वो कलेक्टिवली बोला गया है कि आपको ये बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग में जितने भी पार्ट्स हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, सबको एक ही वर्क कहा जाएगा। ठीक है, अब आता है रूल 138। रूल 138 बोल रहा है कि मान लीजिए हमने काम कराया, हमें बजट मिल गई, हमने काम कराया और कुछ पैसे उसमें से बच गए। तो कुछ पैसे उसमें बच गए तो ऐसा नहीं है कि आप कोई एडिशनल काम आप सोच ले। जैसे कि आपका प्लान था एक बिल्डिंग बनाने का, आप देखा कि पैसे यार कुछ 10-15 लाख रुपए बच गए हैं, तो क्यों ना हम लोग एडिशनल कुछ रेसिडेंशियल हॉल या किसी भी तरीके का एडिशनल बनाते हैं जो पहले अप्रूव नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, कोई भी ओरिजिनल प्रोजेक्ट में जो काम जिस चीज़ के लिए वो फंड लिया गया है, एक्सपेंडिचर सैंक्शन कराया गया है, उसमें अगर कोई पैसे बचते हैं तो आपको उसमें कोई भी एडिशनल काम नहीं कराना है। ऐसे नहीं कि पैसे बच गए तो आपको एडिशनल काम कराना है, नहीं, वो पैसे वापस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे GFR में। अब आते हैं रूल 139 में। रूल 139
मैंने लास्ट वीडियो में ही बता दिया था, इसलिए मैं एक क्विक रिकैप लेता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने एक पार्ट में इसको देखा था। रूल 139 बताता है कि काम एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा। मैं एज ए डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट से हूँ और मुझे अगर कोई काम कराना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर। पहले क्या है, आपको एक डिटेल प्रोसीजर तैयार करनी है कि हमें कितना एक्सपेंडिचर लगेगा, क्या खर्चा लगेगा, ये सब आपको अपने अकाउंट ऑफिसर से कंसल्ट करना है। ठीक है, CPWD से भी आप बात कर सकते हो कि भाई हाँ, आपने एक ऐसी बिल्डिंग आपने भी बनाई, आपको कितना कॉस्ट लगा आपने कितने कॉस्ट में बना लिया, आपको क्या लगा, तो उससे भी आप एस्टिमेट लिख सकते हो। तो नंबर 1 रूल 139 में प्रोसीजर नंबर 1, तो ये आपको कॉस्ट एस्टिमेट वगैरह के लिए पता चल गया। फिर दूसरा में क्या है, आपको पूरा डिज़ाइन बनाना है और डिज़ाइनिंग पूरी जो बिल्डिंग की है या जो वर्क्स की उसकी पूरी अच्छी प्रॉपर डिज़ाइनिंग कर रही है, पूरा टोटली स्पेसिफिकेशंस वगैरह देना है और आपको काम के लिए सैंक्शन लेना है, अप्रूवल लेना है। तीसरा बोल रहा है, कोई भी काम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और खर्चा करने के लिए सैंक्शन ना आ जाए। तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे जब ये ना आ जाए तब तक आप काम शुरू नहीं कर सकते। चौथा क्या है, ये पार्ट बहुत ज़रूरी है जो मैंने पहले बताया था। अगर कोई वर्क 10 लाख से 60 लाख तक की वैल्यू का है, यानी बिटवीन 10 लाख टू 60 लाख का है, तो आपको ओपन टेंडर करना है, न्यूज़पेपर में प्रिंट करानी है, वेबसाइट्स में प्रिंट करानी है टेंडर के लिए, और टेंडर इनवाइट करना है। अगर 10 लाख से कम है तो क्या करना है, 10 लाख से कम है तो आपको लिमिटेड टेंडर करना है। ठीक है, मैं पहले बताया था मेरे डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स पहले से ही रजिस्टर्ड है या जेम में रजिस्टर्ड है या हमारे यहाँ हमें सर्विस दे चुके हैं, तो हम लोग उनको बाई मेल, स्पीड पोस्ट, लेटर से, किसी भी मीडियम से हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे यहाँ टेंडर निकली है, तो आप भाई लिमिटेड लोग जो हैं वो अप्लाई। अब ये होने के बाद क्या होगा भाई, फाइनल हो गया वेंडर, तब हमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इशू करना है। दोनों पार्टीज़ में हमेशा एग्रीमेंट होनी चाहिए, दोनों पार्टियों में, जो प्रोजेक्ट करा रहा है और जो प्रोजेक्ट बनाने वाला है। और उसके बाद फिर उनको क्या करना है, वर्क ऑर्डर इशू कर देना है। ठीक है, अब लास्ट का पार्ट क्या है, फाइनल पेमेंट तभी होगा जब जो भी वो काम को देख रहे थे ऑफिसर इंचार्ज, वो काम को देखेंगे और सेटिस्फाई होंगे, तब एक फॉर्मेट में वो एक रिपोर्ट देंगे जिसमें लिखा रहेगा कि आई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जो काम है वो एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट द वर्क हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड एज पर द स्पेसिफिकेशंस लेड डाउन इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड द वर्कमैनशिप इज़ अप टू द स्टैंडर्ड फॉलोड इन द इंडस्ट्री। तो ये जो, जैसे मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से काम कर रहा हूँ, तो हमने एक ऑफिसर इंचार्ज रखा हुआ था जो उस काम को, जिस पे जिम्मेदारी थी ये काम कराने का, वो पूरा मुआयना करेंगे कि सभी चीज़ सही बना है और वो ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे, तभी उनको जाकर फाइनल पेमेंट मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं रूल 140 में। रूल 140 इसमें बोला गया है कि अगर कोई ओरिजिनल वर्क या माइनर वर्क है या कोई रिपेयर वर्क है, ठीक है, जो हम रूल 132 और 133 यानी इससे पहले जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, हाँ, तो इस पे जो सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर का जो अप्रूवल उसको देने का पावर उनको होगा जिनको पावर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स के तहत मिला होगा। काम किसको दिया जाएगा, तो पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को या PSU को दिया जाएगा ये काम, और वो भी उसी नियम से काम करेंगे जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में वो नियमावली बनी हुई है। MOU साइन होना बहुत ज़रूरी है उन PSU के साथ या PWD ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने से पहले। फिर है रूल 141 रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स। अगर कोई प्रोजेक्ट जो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा अप्रूव हो गया कि 100 करोड़, कोई हमें एक प्रोजेक्ट है, कोई एक बिल्डिंग है जो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, अगर ये अप्रूव हो गया कि ये बननी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी जो डिपार्टमेंट वो काम करा रहा है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अगर करा रही है तो वो क्या करेगी, एक रिव्यू कमेटी बनाएगी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिसमें लोग कहाँ से होंगे, एक तो उनके मिनिस्ट्री से खुद ही होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री से, दूसरा एक फाइनेंस से होंगे, या तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कहीं अगर कोई मेंबर हो या उस संस्थान, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज काम करा रही है तो उनके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई है तो वो होंगे, और एक तीसरा होगा एग्जीक्यूटिंग एजेंसी से जो काम कर रही है।
ठीक है। ये काम को क्या करेगी, काम के जो प्रोग्रेस है उसको देखेगी कि ये काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है, काम अच्छे से हुआ है कि नहीं। रिव्यू कमेटी के पास इतना पावर होगा कि वो क्या कर सकती है, अप्रूव्ड एस्टीमेट का 10% ऊपर नीचे मैनेज कर सकती है। अगर सपोज 100 करोड़ का है तो मान लीजिए कॉस्टिंग 10% ऊपर हो गई तो वो मैनेज कर सकते हैं, या काम में ऊपर 10% इधर उधर हुआ तो वो मैनेज कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब कोई ऐसा वर्क जो 100 करोड़ से कम है तो क्या है, उसको कैसे रिव्यू करेंगे, ये तो बात था 100 करोड़ से ज़्यादा के लिए रिव्यू कमेटी बनेगी। अब 100 करोड़ से कम है तो उसके लिए क्या होगा, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो काम करवा रही है वो उन पर जिम्मेदारी दी गई कि आप खुद से एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं जिससे कि आप एक रिव्यू सिस्टम तैयार करें, और ये जो 10% का गैप है उसको आप थोड़ा देखते हुए आप उसको रिव्यू करें कि प्रोजेक्ट ठीक है कि नहीं, और इसी प्रोजेक्ट के रिव्यू के बाद जो फाइनल पेमेंट वगैरह है वो बनती है। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इसलिए वीडियोस 2 पार्ट में बन गई, तो मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, यहीं पे रैप अप करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के साथ, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कोशिश करूँगा कि अगले 1-2 दिन में वो वीडियो भी आ जाए। तो थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, और प्लीज़ सब्सक्राइब।